हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 27 अगस्त और हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए डिजाइन की गई है। तो जो भी स्टूडेंट्स एसएससी मेंस के लिए अपियर होने वाले हैं, प्रीलिम्स और मेंस, इवन मेंस के साथ प्रीलिम्स के अंदर भी, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो अदर एग्जाम्स हैं उनके लिए भी हमारी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए हम आपसे अगला आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। जो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ट्राई करना उनका आंसर फाइंड आउट करने का, एंड वी विल डिस्कस इन और नेक्स्ट क्लास। कुछ मिसाइल्स हैं, आपको बताना है कि किस कंट्री की है। काफी न्यूज में है मिसाइल हैं। एक तो है किंजल मिसाइल, राइट। किंजल मिसाइल, किंजल मिसाइल एज वेल एज दी स्कड मिसाइल। स्पेलिंग में भी वेरी हो सकता है, बट का असली नाम यही है, किंजल मिसाइल और स्कड मिसाइल। और एक आपको बताना है किलर ड्रोन्स। क्या है? किलर ड्रोन्स। आपको बताना है ये दो कंपोनेंट, डिफेंस कंपोनेंट है, ये किस कंट्री से संबंध रखते हैं, राइट। ये आप दो क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने का प्रयास करिएगा। चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अबाउट एंटी डंपिंग ड्यूटीज। इंडिया इनिशिएटेड एंटी डंपिंग ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन इनटू स्टील अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भारत ने निम्नलिखित देशों में से किस देश के विरुद्ध जो स्टील है, स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी के संबंध में जांच करने का निर्णय लिया। तो देखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए है, वियतनाम। हुआ क्या है, देखिए इंडिया स्टील इंपोर्ट करता है फ्रॉम वियतनाम, और होता क्या है कि चाइना का जो स्टील है वो वाया वियतनाम इंडिया में आ रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी प्राइस जो है, कीमत काफी कम है। इसलिए क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं सेटबैक लगता है, उसको नुकसान होता है। कि मान लीजिए एक टन स्टील की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल ₹1000, ये भारत की कॉस्ट है। लेकिन अगर हम मान लीजिए बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और इसी की वैल्यू डिग्रेड तो नहीं कर सकते, कम वैल्यू पर अगर मान लीजिए ₹800 के अंदर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि भारत की जो घरेलू उद्योग है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उसको सेटबैक लगता है। और इसी को दूर करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और हम बात करते हैं कि सारा मैटर है क्या, राइट। तो द कॉमर्स मिनिस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय का एक इन्वेस्टिगेशन आर्म है, यानी उसकी एक जांच शाखा है। उसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, डीजीटीआर। इसके द्वारा क्या किया गया है, ये फाइंड आउट करने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत में कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में, अराउंड 18 टू 20 मंथ्स, इस दौरान क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं स्टील का इंपोर्ट जो कम कीमत पर हुआ है, उसे कहा जाता है डंपिंग कहते हैं, राइट। अगर मान लीजिए भारत में स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है और उससे कम कीमत पर किसी और देश से हम इंपोर्ट करने वाले हैं, उसे क्या, और उसका वॉल्यूम, उसका जो मात्रा है काफी बड़ी हो, उसे कहते हैं डंपिंग। और उसी को दूर करने के लिए कि जिससे कि हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको नुकसान ना पहुंचे, इसे कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटीज। और ये किसके अंदर रेगुलेट होती है? दीज आर रेगुलेटेड अंडर दी डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके अंदर ये कैरी आउट होता है। तो द मैटर अबाउट द डंपिंग ऑफ hot rolled flat products of alloy और नॉन alloy steel originating in और एक्सपोर्टेड फ्रॉम वियतनाम, चाहे वो वियतनाम से प्रोडक्शन हो रहा हो या वियतनाम से ही वो भारत के अंदर पहुंच रहा है, उसकी जांच की जाएगी। इसका रीजन क्या है कि देखिए भारत का है ना, अभी रिपोर्ट आई है, क्राइसिल रिपोर्ट, क्रिसिल या क्राइसिल कह सकते हैं। क्रिसिल रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो अब एक नेट इंपोर्टर बन चुका है, यानी शुद्ध आयात करने वाला देश बन चुका है इन दी फिजिकल ईयर 2024। होता क्या था, 2017 से भारत था नेट एक्सपोर्टर, यानी 2017 से भारत का दर्जा क्या था, भारत का स्टेटस था कि हम स्टील एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है, इस वर्ष क्या हुआ है, अराउंड 1.1 मिलियन टन का हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है, व्यापार घाटा देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ स्टील इंपोर्ट, स्टील ट्रेड। इसी के चलते क्या हुआ है कि हमारा जो दर्जा है भारत का, वो हो चुका है एज दी नेट इंपोर्टर, यानी हम कंप्लीटली स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? ऑब्वियस बात है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं 1.1 मिलियन टन ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। भारत की पॉलिसी है नेशनल स्टील पॉलिसी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत की जो एनुअल स्टील प्रोडक्शन यानी वार्षिक स्टील उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाना है 300 मिलियन टन बाय 2030। बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्टिव है, याद रख सकते हैं आप इजीली। 2030 तक 300 मिलियन टन प्रोडक्शन हमको इंक्रीज करना है भारत का, ये इस नीति का एक मुख्य लक्ष्य है। क्लियर?
अब ध्यान रखिएगा, भारत जो है विश्व का सेकंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है। जो क्रूड स्टील है उसका भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, द्वितीय उत्पादक है, और एक नेट इनपुट, और जो क्या बन चुका है, नेट इंपोर्टर बन चुका है इन दी फिस्कल ईयर 2024, यानी 2023 जो इसका जो वित्त वर्ष था उसमें भारत जो है क्या बन चुका है, एक शुद्ध रूप से आयात करने वाला देश, क्या, स्टील को। क्या सिंपल बात याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी डंपिंग प्रोब्स क्या होती है, यानी एंटी डंपिंग जांच होती क्या है। देखिए ये जांच तब की जाती है उस संबंधित सरकार के द्वारा जब ऐसा पता लगे कि कहीं ना कहीं उस देश में जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं उनकी कॉस्ट काफी कम है, और इससे अल्टीमेटली नुकसान किसे होगा, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। इसी को दूर करने के लिए ऐसे क्या रीजंस हैं उनका पता करने के लिए जांच जाती है डोमेस्टिक, विच इज नॉन एज एंटी डंपिंग प्रोब्स। तो और इसके लिए क्या होता है, मान लीजिए ऐसा केस है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, या केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, या कोई केमिकल कंपोनेंट, केमिकल प्रोडक्ट है, उसका अगर इंपोर्ट लो रेट पर हो रहा है, लोअर प्राइस पे हो रहा है, यानी लोअर प्राइस पे अगर हम देश में किसी भी प्रोडक्ट को अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे जो हमारे घरेलू उद्योग है उनको नुकसान पहुंचता है, और उसी की जांच करने के लिए और उसी को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाती है। और किसके तहत होता है, जेनेवा बेस्ड, जेनेवा में जो स्थित है WTO, इसके नॉर्म्स हैं उनके आधार पर होता है क्या लगाना, डंपिंग, एंटी डंपिंग ड्यूटीज। जिसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है फेयर, यानी निष्पक्ष ट्रेडिंग, यानी व्यापार के लिए व्यापार की जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं उनको समान बनाना, सबके लिए इक्वल इक्वल हो, और लेवल प्लेइंग फील्ड हो सबके लिए, ताकि सबके सबके मध्य एक हेल्दी कंपटीशन हो पाए। क्लियर, इनके मध्य जो घरेलू उत्पादक हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, एज वेल एज दी इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स। क्लियर। अच्छा, अब हम थोड़ी बात करें WTO की, तो देखिए भारत और वियतनाम, इंडिया वियतनाम क्या WTO के मेंबर है। इसमें कुल कितने देश हैं, तो ध्यान रखिएगा 166। यूएन से कम देश किसमें है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये एक मल्टीलेटरल ट्रेड बॉडी है, यानी बहुपक्षीय व्यापार निकाय है, जिसका उद्देश्य क्या है, विश्व में व्यापार को बढ़ाना। वो किसी तरह से हो सकता है, अलग अलग नियम बनाकर, कानून बनाकर हो सकता है। और भारत का ध्यान रखिएगा, इंडिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आसियान नेशंस, 10 दक्षिण एशियाई देश, हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, आसियान देश उन्हें कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो उन 10 देशों के साथ हमारा क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। कब हुआ था, कि ध्यान रखिएगा जनवरी 2010 में हुआ था। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और वियतनाम भी इसका ब्लॉक है, किसका, WTO का भी है, और साथ ही साथ इसका है आसियान कंट्री में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो ध्यान रखिएगा आपके लिए कि आसियान देशों के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता कब किया है, इन द ईयर 2010। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आर इनकरेक्ट अबाउट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट द प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यानी प्रधान PM सूर्य परिवार मुफ्त बिजली योजना के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कौन सा कथन इसमें राइट नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, बिल्कुल केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। सारा फंड कहां से आएगा, सेंटर से। राइट आंसर है पहला पहला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड इज, द सब्सिडी प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम हैज बीन कैप्ड एट 2 किलोवाट कैपेसिटी, यानी इस योजना के तहत जो सब्सिडी मिलती है सोलर रूफटॉप लगाने के लिए, उसमें सब्सिडी कब तक मिलती है, अधिकतम 2 किलोवाट क्षमता की सोलर रूफटॉप है उनको लगाने के लिए मिलती है। तो देखिए गलत आंसर है, ये मैक्सिमम है 3 किलोवाट तक। 2 किलोवाट तक अलग सब्सिडी मिलती है, और 2 से 3 किलोवाट के लिए कॉस्ट की अलग सब्सिडी मिलती है। तो बी ऑप्शन जो हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी मंथली टू 1 करोड़ हाउस होल्ड थ्रू रूफटॉप सोलर सिस्टम। बिल्कुल सही बात है ये, रूफटॉप सोलर सिस्टम के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को जो है 300 यूनिट मुफ्त दी जाएगी प्रति माह। बिल्कुल सही ऑप्शन है सी। डी ऑप्शन है, हाउस होल्ड्स विल बी एबल टू एक्सेस कोलेटरल फ्री लो इंटरेस्ट लोन। बिल्कुल सही बात है, बिना किसी जमानत के भी कम ब्याज दर पर जो है ऐसे परिवार जो कि सोलर रूफटॉप लगाना चाहते हैं उनको लोन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उनको ऋण दिया जाएगा। ये सरकार का प्लान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है कि सब्सिडी जो है इसमें 2 से 3 मतलब मैक्सिमम 3 किलोवाट तक सब्सिडी मिलती है। तो ध्यान रखिएगा 2 किलोवाट नहीं है, ये 3 किलोवाट है। चलिए बात करते हैं स्कीम के बारे में। तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका इंप्लीमेंटेशन कौन कर, जिसके लिए फंड कौन दे रहा है,
एंटायर फंड इज अलोकेटेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है, 1 करोड़ परिवारों को इसका टारगेट किया गया है, टारगेट किया जाएगा। साथ ही साथ उनको क्या दिया जाएगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। कितना होगा, 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। ऐसे परिवार जो इनको इंस्टॉल करेंगे उनको मुफ्त मिलेगी। देखिए सरकार ने योजना लॉन्च की ना, ये की है फरवरी 29 यानी 29 फरवरी को इस वर्ष अप्रूवल मिला कैबिनेट का, और इसके लिए फंड का लोकेशन है 75,000 करोड़ रुपए। यहाँ तक क्लियर होगा। अब जो सब्सिडी की, जो मेन मुद्दा है सब्सिडी का, सब्सिडी दो तरह से मिलती है। पहला मिलता है, यदि कोई परिवार 2 किलोवाट तक का प्लांट लगाता है, 2 किलोवाट क्षमता तक का प्लांट लगा रहा है, प्लांट इन द सेंस सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रणाली, सोलर रूफटॉप सिस्टम लगा रहा है, तो कर रहा है, तो उसे मिलेगी 60% ऑफ द टोटल कॉस्ट। वही हम बात करें 2 से 3 किलोवाट की, इस रेंज में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, एडिशनल यानी अतिरिक्त रूप से कितनी मिलेगी, 40% सब्सिडी मिलेगी। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। 2 किलोवाट तक के प्लांट तक के लिए मिलेगी 60% सब्सिडी, और 2 से 3 किलोवाट के लिए मिलेगी अनदर 40% सब्सिडी। आज यहाँ तक क्लियर होगा। योग्यता क्या होनी चाहिए स्कीम के बारे में, देखिए पहली बात तो भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो, और उस व्यक्ति के पास, उस परिवार के पास एक वैध बिजली कनेक्शन यानी वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तीसरा है कि उस परिवार के पास एक छत होना यानी रूफ होना बहुत जरूरी है। ऑब्वियस बात, का नाम क्या है, प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना, जिसमें क्या होता है, सोलर रूफ टॉप सिस्टम इंस्टॉल होते हैं। एक होना चाहिए बिजली कनेक्शन, होना चाहिए विद्युत कनेक्शन। साथ ही साथ ऐसा परिवार जिसने अभी तक किसी भी सोलर सिस्टम को सेटअप करने के लिए किसी प्रकार की सब्सिडी का प्रयोग नहीं किया हो। बिल्कुल, चार योग्यता हैं, चार पैमाने हैं, उन पे खरा उतरना कंपलसरी है। देखिए इसमें दूसरा क्या होता है, हमने पहले क्लासेस के अंदर पढ़ा है रेपो रेट। क्लियर, क्या पढ़ा है, रेपो रेट। रेपो रेट वो दर है, वो ब्याज दर है जिस पर कि आरबीआई, जो हमारे केंद्रीय जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, उनको क्या देता है, लोन। रेपो रेट वो है पर कि कौन देगा लोन, फ्रॉम आरबीआई टू बैंक्स। और ये कहाँ डिसाइड होता है, इट इज डिसाइडेड इन दी मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हम खूब पढ़ते हैं कि रेपो रेट 6.5% है, 6% है, 5.5% है। ध्यान रखिएगा, जो रेपो रेट होगी उस समय, क्लियर, तो उससे ब्याज दर कितनी होगी, वो होगी 0.5% अबव। यानी मान लीजिए इस समय रेपो रेट है 7%, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5% रेपो रेट, क्या है 5% हमारी रेपो रेट, ब्याज दर कितनी होगी 5.5%। और ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का लोन लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी परिवार को किसी प्रकार की जमानत या कोलेटरल बैंक के अंदर सबमिट नहीं करना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बिल्कुल इजी स्कीम है ये। और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया इज एमिंग टुवर्ड्स द अमृत काल, और हम चाहते हैं कि 2070 तक हम क्या बन जाए, नेट जीरो इमिशन कंट्री, राइट। इसमें क्या होगा, देखिए मान लीजिए अगर ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार इस योजना का लाभ लेता है तो अप्रोक्सीमेटली लगभग वर्ष में 15,000 रुपए की बचत कर सकता है बाई अडॉप्टिंग दी सोलर रूफटॉप सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड, ये किस देश में हुआ था। 17वां अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड किस देश में हुआ था। हम ध्यान रखिएगा, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ओलंपियाड के बारे में पढ़ा है, ये हमारा है अलग। 17वां अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड, देखिए ये हुआ है हमारे भारत, चीन के अंदर। क्लियर। इसमें क्या हुआ है, भारत की योजना है, सरकार की योजना है, उसका नाम पढ़ते हैं पहले, फिर बात करेंगे हम इस अवार्ड के बारे में, इसे ओलंपियाड के बारे में। क्लियर। देखिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, वो सपोर्ट करता है संस्था को, किसको, इंडियन नेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड यानी भारत का राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड, उसे भी आयोजित करता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड यानी भारतीय और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड को करता है सपोर्ट। इसके लिए योजना कौन सी है, देखिए दोस्तों योजना है इसके लिए हमारे, तो बड़ी योजना है वो है पृथ्वी विज्ञान, क्या नाम है उसका, पृथ्वी पृथ्वी स्कीम के तहत एक योजना और है, उसका नाम है रीच आउट स्कीम। रीच आउट का मतलब हम पढ़ने वाले हैं, रीच का मतलब है, इस योजना के तहत जो है रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग, आउटरीच, ये इसका काम है। किसका किसका नाम है, रीच आउट स्कीम का। ये योजना किसकी है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। किसके अधीन आती है ये आती है, एक और स्कीम हमारी पृथ्वी स्कीम, पृथ्वी विज्ञान स्कीम,
इसके तहत योजना है रीच आउट स्कीम, और उसी के तहत जो है भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन होता है और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर। और ये योजना कब लॉन्च हुई है, इन दी मंथ ऑफ जनवरी 2024। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है योजना का, टू अंडरस्टैंड अर्थ सिस्टम साइंसेज, यानी पृथ्वी विज्ञान जो है हमारी, उसको पृथ्वी की किस प्रकार वैज्ञानिक प्रणाली है उनको समझना थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इस क्षेत्र में शोध करना और विकास करना, जिससे कि हम इसके बारे में समझ पाए पृथ्वी के बारे में। क्लियर। अब हम बात करते हैं इस ओलंपियाड के बारे में। तो ये हुआ है चाइना के बीजिंग में, चीन के बीजिंग के अंदर आयोजन हुआ। कब से कब हुआ है, 8 से 16 अगस्त 2024 को। क्लियर। भारत की ओर से कुल 4 सदस्य टीम गई थी, जिसमें हमें क्या मिला है, 3 गोल्ड ब्रॉन्ज मिले हैं और 2 मिले हैं सिल्वर। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड कहाँ हुआ है, तो चीन के बीजिंग में। भारत को मिले हैं 3 गोल्ड एंड ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर मेडल मिले हैं। 4 मेंबर टीम गई है भारत की ओर से। 3 तरह की कॉम्पिटिशन कैटेगरीज हैं। पहला है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, दूसरा है अर्थ सिस्टम प्रोजेक्ट, तीसरा है इंटरनेशनल टीम फाइल्ड इन्वेस्टिगेशन। इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए ओलंपियाड कहाँ हुआ है और किस मंत्रालय के तहत पृथ्वी विज्ञान योजना है, और एक हमारी रीच आउट स्कीम, इसके तहत इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड की, IESO। ये कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, कनाडा की कैलगरी में एक मीटिंग हो रही थी, इंटरनेशनल जियो साइंस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। इस मीटिंग के तहत 2003 में IESO की स्थापना होती है। हम पढ़ चुके हैं IESO और INESO। इन दोनों का संबंध किससे, भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है पृथ्वी विज्ञान के बारे में अधिक से अधिक अनुसंधान करना। राइट। देखिए साफ लिखा हुआ है कि टू जनरेट अवेयरनेस ऑफ अर्थ साइंसेज थ्रू टीम वर्क, कोलैबोरेटिव एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड कंपटीशन। बिल्कुल सही बात है, तो कंपटीशन ही है ये। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल भी, कोई डाउट, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। सेकंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट विल हेल्ड इन विच कंट्री। देखिए दूसरा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा, तो पहली बार जो हुआ था वो हुआ था G20 की समिट भारत के अंदर जब हुई थी ड्यूरिंग G20 समिट, ये भारत के अंदर हुआ था। दूसरी बार भी कहाँ होने वाला है, तो देखिए राइट आंसर है वो है हमारा इंडिया। ये भी नई दिल्ली में होगा, पिछली बार भी नई दिल्ली में हुआ था, इस बार भी नई दिल्ली में होने वाला है। ये कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन संस्था है हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या किससे करेगी, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के सहयोग से करने वाली इसका आयोजन जो कब होगा, ये होगा 19 से 21 सितंबर 2024 को। ये कहाँ होने वाला है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और किसके तत्वावधान में हो रहा है, किसके एजेस में हो रहा है, ये हो रहा है एज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड इंडिया के तहत जो है इसका आयोजन हो रहा है। कौन सा, सेकंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट। देखिए सिंपल सी बात है, वैश्विक खाद्य नियामक, जिस प्रकार से भारत में क्या है FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी प्रकार से अलग अलग देशों की केंद्रीय संस्थाएं होगी, वो आपस में आएगी, किस प्रकार से फूड को और सिक्योर, किस प्रकार से स्टैंडर्डाइज कर सके, उसके बारे में क्या होगा, यहाँ पर डिस्कशन होगा। नए नए जो हमारे टेक्नोलॉजीज उनको अडॉप्ट करने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होने वाला है। इसका थीम क्या रहेगा, कोलैबोरेटिव अप्रोच ऑन स्ट्रेंथनिंग फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बहुत ही इजी और कैचिंग थीम है इसकी। आप अगर इसको याद नहीं भी रखते हैं फिर भी आप कर सकते हैं कि फूड सेफ्टी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसका थीम रहने वाला किस, दूसरी जो अंतरराष्ट्रीय खाद्य नियामक संस्थाओं के संबंध में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इट विल क्रिएट अ प्लेटफॉर्म ऑफ फूड रेगुलेटर्स एक्सचेंज पर्सपेक्टिव ऑन स्ट्रेंथनिंग फूड सेफ्टी सिस्टम। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात हम जानते हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, अलग अलग हमें देख कंटेमिनेशन जो प्रदूषण है वो देखने को मिलता है कई सारे फ्रूट्स में और खाद्य पदार्थों में, तो इस प्रकार दूर कर सके उसके लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग आइडियाज जो है यहाँ पर एक्सचेंज किए जाएंगे। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव समिट का यही है। और ध्यान रखिएगा इसका जो पहला इनॉग्रल समिट हुआ था वो हुआ था इंडिया में, जब भारत में जब पिछले वर्ष G20 की समिट हो रही थी, उसी समय जुलाई 2023 में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा भी होने वाला है, भारत में होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली टाइफून एम्पिल हैज हिट व्हिच कंट्री, यानी टाइफून एम्पिल चक्रवात है ये, सॉरी तूफान है, ये कहाँ आया है, तो एम्पिल आया है, ध्यान रखिएगा, ये आया हमारे जापान के अंदर। क्लियर, आपको इतना पता होना चाहिए टाइफून एम्पिल है वो कहाँ आया है। अलग अलग प्रकार के टाइफून है, चक्रवात है, उन्हें कहते हैं हम, देखिए ये टाइफून कहाँ कहेंगे, टाइफून कहेंगे
चाइना सी यानी चीन सागर में, और पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में कहते हैं टाइफून कहते हैं, हरिकेन कहते हैं वेस्ट इंडियन आइलैंड्स और कैरिबियन सी, इस प्रकार के क्षेत्रों के अंदर कहते हैं हरिकेन्स कहा जाता है। ये चक्रवात हैं जिनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, जिसका निर्धारण करता है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा। वही हम बात करें टॉर्नेडो, ये कहाँ आते हैं? ये आते हैं गिनी लैंड्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका यानी पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी यूएसए के तहत। दक्षिणी यूएसए और पश्चिम अफ्रीका में जो चक्रवात आते हैं उन्हें कहते हैं टॉर्नेडोज। इनके बारे में आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी समय कोई ना कोई वीडियो देखा होगा, थोड़ा उससे कोरिलेट कर लीजिएगा। विली विली आते हैं जान सिंगल है ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ आते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये आते हैं इंडियन ओशन रीजन में। हम हर साल कभी न कभी इस बारे में पढ़ते हैं कि चक्रवात आया है। क्लियर? चक्रवातों के नाम हैं जो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामांकन इनका किया जाता है। जैसे टाइफून कहते हैं चीन सागर और प्रशांत महासागर में, हरिकेन्स कहते हैं वेस्ट इंडियन आइलैंड्स, जो वेस्ट इंडीज कंट्रीज हैं वहां पर कैरिबियन सी कैरिबियन सागर में, और एक हम कहते हैं अटलांटिक सागर में, यहाँ कहते हैं हरिकेन्स। टॉर्नेडो कहते हैं यूएसए और पश्चिमी अफ्रीका के अंदर। वही हम बात करें विली विली, ये कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। और जो हिंद महासागर क्षेत्र है उसमें कहते हैं सिंपल ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैग के बारे में। ये बॉडी की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक समिट हुआ है जिसमें कि भारत की ओर से भी कैग और उस संबंधित देश के कैग भी मीटिंग करी है, किस प्रकार से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम और अच्छा स्ट्रेंथन कर सकें, किस प्रकार से उनमें इनोवेटिव सॉल्यूशन लाया जा सके। ध्यान रखिएगा, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल सेड अथॉरिटी इज अपॉइंटेड। यानी नियंत्रक एवं महालेखा परिषद, इनके बारे में आपने कभी न कभी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत सरकार के और संबंधित राज्य सरकारों के अकाउंट्स की क्या करना? स्क्रूटिनी करना, उनकी जांच करना। तो जो कैग हमारे हैं एक संवैधानिक संस्था है। आपको बताना है कि आर्टिकल के तहत इनका गठन हुआ है। तो देखिए हम करते हैं ऑप्शन डी से स्टार्ट। आर्टिकल 123 अनुच्छेद 23 क्या कहता है? ये देखिए राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि माननीय राष्ट्रपति यदि संसद के दोनों सदन में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं हो उस समय क्या कर सके? अध्यादेश जारी कर सके। आर्टिकल 123 empowers the president of India to promulgate ordinances during when either one or the both houses of parliament are not in session. Clear? आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 ये क्या कहता है? इट कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या कहता है? संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जाएगा उसकी प्रक्रिया के कहाँ मिलती है? अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368 में। इसमें अलग अलग प्रावधान है। सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द मोर देन 50% ऑफ स्टेट यानी विशेष बहुमत के साथ साथ जो हमारे 50% से अधिक राज्य हैं उनकी विधानसभाओं से भी अनुमति हो। इस तरह के अलग अलग प्रावधान है। फिर आता है आर्टिकल 124। इट ऑल टुगेदर डील्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उनके संबंध में है आर्टिकल 124। अब बचता है आर्टिकल 148 जिसका संबंध है हमारे कैग अथॉरिटीज। क्लियर? थोड़ा बात करते हैं अब क्या हुआ। देखिए उज्बेकिस्तान के साथ हमने बात की थी, किसी एक देश के साथ हमने क्या किया? एमओयू साइन किया है। दैट द कैग ऑफ इंडिया एज वेल एज द चेंबर ऑफ अकाउंट्स ऑफ उज्बेकिस्तान हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेंथन और एक्सचेंज एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ध्यान रखिएगा, हर देश के क्या अलग अलग अकाउंट होते हैं। पब्लिक अकाउंट पढ़ा हमने, कंटिजेंसी फंड हमारा। क्लियर? उन फंड को मैनेज करना, अलग अलग मंत्रालय अलग अलग एक्सपेंडिचर शोकेस करते हैं, उनके बारे में स्क्रूटिनी करना काम किसका होता है? कैग का। इसी के संबंध में उज्बेकिस्तान के साथ भारत जो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने वाला है थ्रू दिस एमओयू। हम बात करते हैं आर्टिकल 148 की, बिल्कुल ब्रीफ में बात करेंगे कैग की अपॉइंटमेंट किस प्रकार होती है। ध्यान रखिए कैग की आर्टिकल 148 में क्या मिलता है? अपॉइंटमेंट ऑफ कैग, उनकी सैलरी और क्या उनका प्रति बाद में उनकी नियुक्ति हो सकती है क्या? वो नहीं हो सकती। सैलरी कहाँ, सैलरी किस प्रकार मिलती है? 4 प्रावधान मिलते हैं अंडर आर्टिकल 148। ध्यान रखिएगा कैग की अपॉइंटमेंट होती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील के माध्यम से इनकी नियुक्ति होती है। किसकी? कैग की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की।
नेक्स्ट हम बात करें सैलरी की, तो ध्यान रखिएगा सैलरी और इनकी कंडीशन, अदर सर्विस कंडीशन, यानी इनकी जो सेवा शर्तें हैं और इनकी सैलरी है, वो कौन उसका डिसीजन कौन लेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट थ्रू ए लॉ, यानी कानून बनाकर जो संसद के द्वारा इसमें निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, क्या उनका इस पद पर रहने के बाद क्या उनकी नियुक्ति हो सकती है? बिल्कुल नहीं। he or she shall not be eligible for the further employment in any government, whether it is union government or a state government, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के किसी पद पर इस पद की नियुक्ति के बाद उनकी अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती, राइट। नेक्स्ट हम बात करें एंटायर एक्सपेंसेस, यानी संपूर्ण खर्चे, कौन कौन से? सैलरीज हो गई, इनके वेतन भत्ते और इनकी पेंशन हो एक की, तो क्या होगा? और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो कि इनके ऑफिस में सेवाएं दे रहे हो, ये क्या होती है, इन पर किसी प्रकार की वोटिंग नहीं होती, दे आर चार्ज अपॉन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हमने पढ़ा था भारत के संचय निधि पर किसी प्रकार की वोटिंग नहीं की जा सकती है, राइट। यही बात की गई है यहाँ पर। इनकी सैलरी जो है, इनके पद पर रहते हुए कभी कटौती नहीं की जाएगी और इन पर किसी प्रकार की वोटिंग नहीं करते हैं। हमने पढ़ा था बजट में डिस्कशन होता है तो वोटिंग होती है, पर ये कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई वोटिंग नहीं होता, उसमें से अंडर ये क्या है? आर्टिकल 148 भी है। आर्टिकल 149 क्या कहता है? ड्यूटीज और पावर, यानी क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ड्यूटीज क्या कर्तव्य होंगे, क्या शक्तियां होंगी, इसका प्रावधान क्या मिलता है? अंडर आर्टिकल 149। नेक्स्ट आर्टिकल 150 क्या कहता है? The accounts of the union and the state shall be kept in such form, यानी जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति महोदय बताएंगे उसी प्रकार से जो है भारत सरकार और राज्य सरकार के अकाउंट्स, यानी लेखा को, अकाउंट्स को मैनेज किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर आर्टिकल 151 अनुच्छेद 151 के अंदर क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसमें यह है कि कैग अपनी रिपोर्ट होगी अकाउंट्स की, केंद्र सरकार की रिपोर्ट क्या करेंगे? पार्लियामेंट में रखेंगे, किसके माध्यम से? थ्रू दी प्रेसिडेंट। वो करेंगे सबमिट माननीय राष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति महोदय से पेश करवाएंगे संसद के अंदर। सेम क्या होगा? ऐसा सेम होगा कि राज्य सरकार की जो अकाउंट्स की रिपोर्ट होगी वो भी कहाँ भेजी जाएगी? वो भेजी जाएगी ऑल टुगेदर टुवर्ड्स दी ऑनरेबल गवर्नर, राज्यपाल के पास भेजी जाएगी। राज्यपाल महोदय उसे कहाँ पेश करेंगे? ही विल लेट दी रिपोर्ट बिफोर दी लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्लियर। अब ध्यान करते हैं ड्यूटीज और फंक्शन की। हमने बात की थी ना इस आर्टिकल में, आर्टिकल 149 के अंदर कर्तव्य और कार्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा कुछ कर्तव्य पढ़ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये, आपको इजीली याद हो जाएंगे, आपको मोटा मोटा आइडिया लग चुका है क्या काम है इनका। ध्यान रखिएगा भारत की संचित निधि हो या किसी राज्य की संचित निधि हो, क्लियर, और ऐसी यूनियन टेरिटरीज यानी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर क्या हो, उनकी विधानसभाएं हो, जिस प्रकार दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर है, इन संबंध में इनके सभी अकाउंट्स क्या होगी? एक्सपेंडिचर, इन सभी क्षेत्रों से जो व्यय होगा उसका कौन करेगा? उसकी ऑडिट की जाएगी, अंकेक्षण होगा किसके द्वारा? कैग अथॉरिटी के द्वारा। तो क्या करते हैं ये कि ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम दी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की जो आकस्मिक निधि है उसमें किस प्रकार धन का उपयोग किया गया है उसकी जांच करना। पब्लिक अकाउंट यानी लोक लेखा है भारत का, उससे किस प्रकार फंड एलोकेट हो रहा है जांच करना किसका काम है? उसका अंकेक्षण करना, ऑडिट करना काम किसका है? कैग का है। साथ ही साथ हर राज्य की जो कंटिजेंसी फंड है, यानी हर राज्य का पब्लिक अकाउंट भी होगा, क्लियर। एक होगा क्या होगा? कंटिजेंसी फंड होगा, आकस्मिक निधि, हर राज्य का और केंद्र का, सभी का करना, ऑडिट करना, ये काम किसका है? कैग का है। क्लियर। और ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, कुछ नाम लिखें, सिंकिंग फंड, डेट ऋण लिया हो, डिपॉजिट्स हो, डिपॉजिट एडवांसेस हो, सस्पेंस अकाउंट्स हो, इन सभी की देख रेख और इनकी जांच करना काम जिम्मेदारी किसकी है? कैग की। और ये कब कर सकते हैं? विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट और व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट, इन राष्ट्रपति महोदय कहें उनके आग्रह पर ये कार्रवाई करते हैं। कि ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। ध्यान रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंध में ऑनरेबल प्रेसिडेंट अगर कहेंगे तो उस संस्था की जांच कौन करेंगे? कैग करेंगे उस अकाउंट की। और राज्य सरकार के संबंध में कोई मैटर होगा तो माननीय राज्यपाल महोदय रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हें कहेंगे और वो इसकी जांच कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि माननीय राष्ट्रपति महोदय को कैग जो है सलाह देते हैं कि किस प्रकार से हमारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को हम मैनेज करें, किस फॉर्म में, किस
तरीके से मैनेज किया जाए, ये सलाह कौन देते हैं, कैग देते हैं टू दी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार के संबंध के जो रिपोर्ट आएगी वो वो पेश करेंगे राष्ट्रपति महोदय को, और राष्ट्रपति महोदय उसे पेश करवाएंगे संसद में। वहीं सेम बात करें किसी राज्य सरकार की अगर रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है, वो सबमिट करेंगे गवर्नर को यानी राज्यपाल महोदय को, राज्यपाल महोदय से पेश करवाएंगे किसके अंदर, संबंधित राज्य की विधानसभा के अंदर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हमने कैग कर लिया डिस्कस। अब आपको ये बताना है कि वर्तमान में भारत के कैग कौन है, क्लियर, और जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कैग, उसी कम्युनिटी से हमारी है राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इतना आइडिया, आप इतना आपके लिए गैस काफी काम कर जाएगा। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर। ध्यान रखिएगा भारत में वाटर क्राइसिस बहुत खतरनाक है, पीने योग्य जल इतना नहीं है हमारे पास। इसके लिए क्या किया है, भारत ने एक देश के साथ समझौता किया है, इसके लिए जल प्रौद्योगिकी केंद्र यानी वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए। आपको बताना है कौन सा देश है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इजराइल। क्लियर, भारत और इजराइल ने क्या किया है, आईआईटी मद्रास में एक सेंटर करेंगे डेवलप, नॉन एज वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर। क्लियर, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अचीव सस्टेनेबल वाटर सप्लाई फॉर ऑल, यानी सभी के लिए टिकाऊ और समान रूप से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये काम किसका होगा, वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर का, जो कहाँ बनने वाला है, आईआईटी मद्रास के अंदर। ये त्रिपक्षीय समझौता है। त्रिपक्षीय कैसे, एक तो क्या होगा, इजराइल की एम्बेसी, इजराइल के दूतावास ने किया है, आईआईटी मद्रास ने किया और भारत की तरफ से किया है अमृत मिशन। किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यानी शहरी एवं आवासीय आवासन मंत्रालय जो है उसके तहत अमृत मिशन है। अमृत मिशन, आईआईटी मद्रास और इजराइल की एम्बेसी ने त्रिपक्षीय समझौता किया है, जिसका बेसिक काम क्या होगा कि भारत में जो जल प्रबंधन है उससे संबंधित समस्याओं को दूर करना, उनको चुनौतियों का फाइंड आउट करना। क्लियर, अच्छा, इस सेंटर पे क्या होगा, तो ध्यान रखिए सेंटर पे क्या होगा, एक हब रहेगा जिसमें क्या होगा, इनोवेशन, नवाचार किए जाएंगे कि किस प्रकार से वाटर को मैनेज करें, रिसर्च करें, कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता संवर्धन कर पाए, क्षमता निर्माण कर पाए, किसका, हमारे अलग अलग तकनीक का, जिससे कि हम पर्यावरण जो जल है उसका क्या कर पाए, संरक्षण कर पाए इन अ सस्टेनेबल मैनर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट किन देशों के जल क्षेत्र में स्थित है, आपको बताना है मलक्का स्ट्रेट जो है वो किन देशों के टेरिटोरियल वाटर्स में स्थित। हमने पढ़ा था जब हमने यूएन क्लोज पढ़ा था, यूएन क्लोज पढ़ा था हमने कि भारत है, सीमा है, ये बेस लाइन हो गई, फिर आएगा टेरिटोरियल सी, फिर आएगा कंटिजियस जोन, फिर आएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो आपको बताना है कि जो मलक्का जल संधि है, मलक्का जल डमरू मध्य है, ये किन देशों के मध्य स्थित है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, एक तो सिंगापुर है और एक ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज 2 एंड 3। क्लियर, तो थोड़ी बात करते हैं इस डिटेल के अंदर। तो मलक्का स्ट्रेट लाइज फर्दर साउथ बिटवीन मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। ध्यान रखिएगा मलक्का जल संधि है, ये विश्व में ऐसी जगह पर स्थित है जहां से विश्व का बड़ा व्यापार होता है। ये तो रहा मलेशिया, ये रहा सिंगापुर और ये रहा आपका इंडोनेशिया। क्लियर, ध्यान रखिए मलक्का जल संधि है, ये इंडोनेशिया के यहाँ पे सबांग पोर्ट है, किसका, भारत का बनाया हुआ सबांग पोर्ट डेवलप कर रहा है, और यहाँ पर करा इस्तमस है। क्लियर, यहीं से जाता है, ऑल टुगेदर ट्रिप जाएगा तो साउथ चाइना सी। चीन का जो मोस्टली व्यापार होता है भारत का होता है वो यहाँ से होता है मलक्का जल संधि से। मान लीजिए किसी केस में अगर मलक्का जल संधि चौक कर दी जाए, कहीं ना कहीं जो ट्रेड है उसे ऑल टुगेदर यहीं से घूम कर आना पड़ेगा, काफी कॉस्ट बढ़ जाएगी, टाइम भी बढ़ जाएगा। तो मलक्का जल संधि किसके मध्य है, ये है मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के मध्य। लगभग 64 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ की बहुत सकड़ा है ये। क्लियर, और हुआ क्या देखिए, यहाँ पर बढ़ रहा है कंजेशन यानी दबाव बढ़ रहा है, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन शिप्स वो आ रही, कोलिजन भी हो रहा है, टकराव भी हो रहा है उनमें। ये देखे गए कुछ केसेस रॉबरी और पायरेसी यानी चोरी घटनाएं भी देखी गई यहाँ पर मलक्का जल संधि पर। अभी किसी साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है साउथ चाइना सी का। ध्यान रखिएगा साउथ चाइना सी जो है वो किन देशों के मध्य विवाद बना हुआ है, तो ध्यान रखिए एक तो रहा चीन, फिर रहा ताइवान, ये रहा ताइवान, फिर है फिलीपींस, ताइवान, फिलीपींस। क्लियर, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये रहा आपका वियतनाम, ये रहा आपका इंडोनेशिया।
फिर आता है थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया। मलेशिया और कंबोडिया और ध्यान रखिएगा एक देश यहाँ पे छुपा हुआ है जिसका नाम है लाओस। क्लियर। लाओस इसका इस डिस्प्यूट का कोई पार्टनर कंट्री नहीं है। कौन कौन से देश हैं आपने नाम पढ़ लिए, सिर्फ यही देश जो है साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर के मध्य जो विवाद बना हुआ है उस पर अथॉरिटी को लेकर वो इन देशों के मध्य स्थित है। क्लियर। ध्यान रखिएगा विश्व का कुल थर्ड यानी समुद्र विश्व के कुल समुद्री व्यापार का 1/3 कहां से निकलता है, साउथ चाइना सी से। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पर एक 9 डैश लाइन भी है, 9 डैश लाइन है, ये देख लीजिए आप, हल्का सा ओवरव्यू होना चाहिए आपको। ये मुद्दा इसलिए है कि देखिए आपको पता है कि तटीय सीमा से लगभग 200 नॉटिकल मील के बाद शुरू होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो देखो होता क्या है उसके अंदर, 200 नहीं लगभग 20 नॉटिकल माइल के बाद शुरू होता है। उसके बाद क्या है, जो टेरिटोरियल वाटर है यानी प्रादेशिक जल है, उस पर अगर किसी देश का अधिकार होगा तो वहां पर संबंधित जो खनिज है उनका क्या होगा, माइनिंग कर पाएंगे, उनके रिसोर्स पे उनका अधिकार होगा। इसी की लड़ाई सारी, और ये है 9 डैश लाइन, 2 3 आप काउंट कर सकते हैं, 9 डैश है। ये 9 डैश लाइन कही जाती है जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ध्यान रखिएगा एक तो जेम्स शॉल यहाँ पर है, स्पार्टली आइलैंड यहाँ पर है, पार्सल आइलैंड यहाँ पर है, स्कार्बरो शॉल यहाँ है। ये कुछ ऐसे लाइन ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछा सकते हैं कि इनके लोकेशन किस सी में, किस गल्फ में या किस ओशन के अंदर है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको ये। ध्यान रखिएगा कि विश्व का जो कुल 40% पेट्रोलियम प्रोडक्ट का व्यापार है वो होता है थ्रू दी सी यानी ओशन से होता है। और जो साउथ चाइना सी में देखा है ये लोकेशन, इससे विश्व के अंदर क्या होता है, लगभग 40% जो है चीन का ट्रेड होता है एरिया से, 1/3 होता है इंडिया का ट्रेड, और 20% होता है जापान का ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी इस क्षेत्र में भारत का जो ट्रेड होता है विश्व में जो अलग अलग जगहों पर हम एक्सपोर्ट करते हैं, भारत का 1/3 33% होता है भारत का, चीन का होता है 40% और 20 होता है जापान का। जापान है, जापान का कितना होगा, 20%। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया साइंड अ नॉन बाइंडिंग सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट SOSA विद विच कंट्री, भारत ने किस देश के साथ गैर बाध्यकारी आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था SOSA साइन किया है। ये आंसर है हमारा यूएसए, दैट इज संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्या है, एक नॉन बाइंडिंग यानी गैर बाध्यकारी सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट SOSA है, जिसमें क्या होगा कि सुरक्षा संबंधी जानकारियां साझा की जाएगी। द सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट विल मैंडेट द यूएस एंड इंडिया टू प्रोवाइड रेसिप्रोकल प्रायोरिटी सपोर्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रमोट नेशनल डिफेंस, यानी दोनों देशों की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक दस्तावेज, आवश्यक कार्रवाई है उनकी जानकारी साझा करेगा यूएस भारत के साथ, तो भारत करेगा यूएस के साथ। क्लियर। Which state government will provide boiled eggs or fruits to the school going children once in a week, यानी किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में निर्णय लिया गया है कि स्कूल जाने वाले स्कूली बच्चों को जो है सप्ताह में एक बार क्या मिलेगा, उबले हुए अंडे या फल उपलब्ध कराएंगे। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। क्लियर। वहां के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के तहत जो क्या होगा, वीक में एक बार बच्चों के डिमांड के अनुसार, उस रीजन के अनुसार फल या उबले हुए अंडे प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसका बेसिक काम क्या होगा, क्लास 8 तक यानी नर्सरी से क्लास 8 तक, 8 तक जो है पढ़ने वाले बच्चों को ये फैसिलिटी दी जाएगी अलोंग विद दी मिड डे मील स्कीम, यानी मिड डे मील योजना चल रही है उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री उसकी पूरक योजना है जिसके तहत उबले हुए अंडे या फिर जो है फ्रूट्स हैं वो दिए जाएंगे। क्लियर। फ्रूट कहां से लेंगे, वो लेंगे लोकल मार्केट से एज पर दी चिल्ड्रंस प्रेफरेंस, यानी बच्चों की जो प्राथमिकता होगी उस अनुसार ये खरीदे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज की। एक आर्मी चीफ रहे हमारे, आर्मी चीफ रहे जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन, हाल ही में इनका निधन हुआ है, डिमाइस हुआ है, ही वाज डाइड। और इनके लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत के 20वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे हैं, वो AS रहे हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है। और ध्यान रखिएगा एक ये भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कब रहे हैं, जब भारत ने ऑपरेशन पराक्रम कैरी आउट किया था। आपको पता है कि पार्लियामेंट में अटैक हुए थे वर्ष 2001 में आतंकवादियों के द्वारा। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान की लगती सीमा तक लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ क्या किया था, हमने डिप्लॉयमेंट किया था। उस समय चैलेंजेस ये आए थे कि हम एक बार में बड़ी मात्रा में जो हमारी फोर्स को डिप्लॉय नहीं कर सके थे, कई प्रकार की चुनौतियां आई थी।
ध्यान रखिए ऑपरेशन पराक्रम जो था उसको लीड करते समय कौन थे, आर्मी चीफ थे हमारे जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और ये ऑपरेशन पराक्रम के समय भी भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे। अब नेक्स्ट न्यूज है पेरिस ओलंपिक से। देखिए आपको पता है पेरिस पैरा ओलंपिक से हम जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक खत्म हुए हैं, भारत की रैंक बहुत पीछे ही 71 रैंक आई है। कुल 6 मेडल लगे हैं हमारे को, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। उसके अंदर हम बात करते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक की। आप जानते हैं जब भी किसी ओलंपिक गेम का उद्घाटन होता है और उसका एंड होता है तो कोई ना कोई हर देश का ध्वजवाहक होता है, तो उसी की बात कर रहे हैं। सुमित अंतिल जो कि जेवलिन थ्रोवर है, ये टोक्यो पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। एक तो ये और भाग्यश्री यादव जो शॉर्ट पुट प्लेयर है, ये दोनों करेंगे हमारी फ्लैग बेयर यानी भारत की ध्वजवाहक होंगी इसके अंदर पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक गेम्स। कब से कम होने वाले हैं, ये होने वाले 28 अगस्त से। आज 27 अगस्त तक, कल से जो है ये ओलंपिक शुरू होने वाले हैं। इनकी इनके लिए इसमें ध्वजवाहक रहेंगी भारत के लिए भाग्यश्री यादव जी और सुमित अंतिल जी। भारत की जो पैरा ओलंपिक कमेटी है उसके मुखिया कौन है, प्रमुख है श्री देवेंद्र झाझड़िया जी, ये आप नाम याद रखिएगा। पीटी उषा है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं और श्री देवेंद्र झाझड़िया जी हैं हमारे पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ हैं। भारत की ओर से 84 एथलीट भाग लेने वाले हैं, 84 खिलाड़ी भाग लेंगे और कुल कितने होंगे, 12 खेल के अंदर भाग लेंगे। कितने, 12 खेल, 84 खिलाड़ी होंगे। और ध्यान रखिएगा जो टोक्यो पैरालंपिक था उसमें हमारे पास कितने गए थे, 54 एथलीट, यानी अब तक के सर्वाधिक खिलाड़ी कहाँ जा रहे हैं, पेरिस पैरालंपिक के अंदर। और उस टोक्यो पैरालंपिक के अंदर भारत को मिले थे 19 मेडल। कितने, 19 मेडल मिले थे। ये हमारे लिए अच्छी बात है। कब से कब होंगे, ये होंगे 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। क्लियर। और हरियाणा से बिलोंग करते हैं जेवलिन थ्रोवर सुमित अंतिल जी, और इन्होंने क्या किया था, टोक्यो पैरालंपिक में मिला था इनको गोल्ड मेडल। कितना थ्रो था इनका, इनका थ्रो था 68.55 मीटर्स। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, F64 कैटेगरी है, इन्होंने गोल्ड अचीव किया है। श्री अशोक कुमार सिंह है, ये आईएएस है हमारे, इन्हें बनाया गया है ईएसआई यानी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ये क्या बनाए गए हैं, एस डी डायरेक्टर जनरल है, डीजी बनाया गया है। क्या बनाया गया है, डीजी, ईएसआई का। क्लियर। ये काफी नाम सुनते होंगे आप। और ये संस्था किसके दिन काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, उसके दिन काम करती है ईएसआई। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। क्लियर। हम बात करें ईएसआई की, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कर्मचारी राज्य राज्य कर्मचारी बीमा निगम। इसकी स्थापना कैसे होती है, इसकी स्थापना होती है थ्रू दी एक्ट। ईएसआई एक्ट था 1948 का, इसके तहत स्थापना होती है इन द ईयर 1958 इन द न्यू दिल्ली। और ये क्या है, वैधानिक संस्था है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज पर द ईएसआई एक्ट। और हम जानते हैं जब भी कोई संस्था का गठन किसी अधिनियम के माध्यम से होता है उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी या वैधानिक या सांविधिक संस्था। ये किसके तहत काम करती है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। इसका उद्देश्य क्या है, ईएसआई स्कीम को इंप्लीमेंट करना। अच्छा, अब नेक्स्ट न्यूज है, भारत का पहला ऐसा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है जिससे कि जीरो इमिशन का स्टेटस मिला है, यानी जीरो कार्बन इमिशन स्टेटस का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो वो है हमारा दिल्ली का, न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ये जो है ना दर्जा दिया गया किसको, दिल्ली के एयरपोर्ट को। और ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है लेकिन नेट जीरो कार्बन इमिशन का स्टेटस मिला है। ऐसा क्यों मिला है, कुछ यहाँ पर प्रयास किए गए जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी का अडॉप्शन किया गया है, नवीकरणीय ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, उसका अधिक यूज कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ऐसा ऐसी आधारभूत संरचना जिससे कि पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचे, वो है हमारा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हम यूज कर रहे हैं इस एयरपोर्ट पर, जिससे क्या हुआ है कि जो कार्बन का एमिशन है वो हम बहुत ही कम कर पाए हैं, इसलिए भारत को दर्जा मिला है। ध्यान रखिएगा कि हमारा टारगेट था एयरपोर्ट टारगेटेड टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन स्टेटस बाय 2030, लेकिन हमने 5-6 साल पहले इसको अचीव कर लिया है। बट ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए हमारे लिए एग्जाम्पल है कि और अलग अलग एयरपोर्ट भी स्कीम को, इस प्रकार के इनिशिएटिव को हम अडॉप्ट कर सके। क्लियर। गवर्नमेंट कट्स विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड, जो क्रूड है हमारा कच्चा तेल है
उस पर जो विंडफॉल टैक्स है उसको क्या किया गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। देखिए विंडफॉल टैक्स क्या होता है, एक ऐसा कर जब मान लीजिए कि किसी कंपनी के पास अप्रत्याशित लाभ हो जाए तो उससे कम करने के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, उसे कहते हैं विंडफॉल टैक्स। पहले हम बात करते हैं विंडफॉल टैक्स के बारे में। तो विंडफॉल टैक्सेस आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट व्हेन एन इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस अनयूजुअली हाई प्रॉफिट। जब किसी प्राइवेट एंटिटी को अप्रत्याशित लाभ होना शुरू होता है, उस समय क्या होता है कि वो किसी कारण से हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई हो, इन्वेस्टमेंट आ गया हो और ग्लोबल मार्केट जो है उसको सपोर्ट कर रहा हो। उस केस में क्या होता है, उसकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, नहीं उसके प्रॉफिट से बढ़ जाते हैं, तो मार्केट में सबके लिए कंपटीशन इक्वल रहे को मेंटेन करने के लिए सरकार लगाती है विंडफॉल टैक्स। क्लियर? जिससे क्या हो, मार्केट में अस्थिरता न आए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोलियम क्रूड टू रुपीज 2100 पर मेट्रिक टन, यानी दो पर मेट्रिक टन पर पर एक मेट्रिक टन पर 2100 रुपए का जो विंडफॉल टैक्स लगाया जाएगा। पहले बहुत था, ये लगभग 4600 रुपए पर मेट्रिक टन था। क्लियर? अब क्या है, बात करें हम कि हमने शुरुआत की जुलाई 2022 में कि जब से हम पेट्रोलियम क्रूड पर यानी कच्चे पेट्रोल पर हम क्या कर रहे हैं, विंडफॉल टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है? और इसमें क्या इंक्लूड है, तो इट एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द एक्सपोर्ट ऑफ गैसोलीन, डीजल एज वेल एज द एविएशन फ्यूल। यानी हम कर रहे हैं गैसोलीन का एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, डीजल निर्यात कर रहे हैं, या फिर हम कर रहे हैं एविएशन फ्यूल, यानी जो भी ऐसा फ्यूल जो कि एयरलाइंस इंडस्ट्री में काम आता है, उस पर हम क्या लगाते हैं, विंडफॉल टैक्स। क्लियर? ये सारी बात यहाँ की गई है। नेक्स्ट है कि द गवर्नमेंट एडजस्ट द विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोलियम क्रूड एवरी 2 वीक्स। यानी क्या होता है, सरकार के द्वारा हर 2 सप्ताह के अंदर इस पर डिसीजन लिया जाता है। किसके बारे में, विंडफॉल टैक्स के बारे में, जो किस पे लगता है, ऑन दी पेट्रोलियम क्रूड। क्लियर? और क्यों करते हैं, हम जानते हैं कि हम कच्चा तेल जो है, कच्चा क्रूड ऑयल जो है, हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। मोर देन 85% ऑफ आवर नीड इज मीटेड बाय दी ऑयल इंपोर्ट्स। तो गवर्नमेंट टू लॉन्च किसानों की बात रेडी प्रोग्राम। आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का एक प्रोग्राम है मन की बात प्रोग्राम, वो कहाँ आता है, वो आता है आकाशवाणी पे। उसी की तर्ज पर हम शुरू करने वाले हैं किसानों की बात प्रोग्राम। ये किसने कहा है, ये कहा गया है भारत के जो कृषि मंत्री हैं, यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि हम किसानों की बात प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इसमें कृषि वैज्ञानिक हैं और डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, वो महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करेंगे किसानों से। क्लियर? इतनी सारी बात की गई इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करें, फॉर्मर साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर मॉर्ने मॉर्कल, खिलाड़ी हैं ये मॉर्ने मॉर्कल, इनको अपॉइंट किया गया है एज दी हेड, इज दी बॉलिंग कोच। आप जानते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर वर्तमान में हेड कोच कौन है, गौतम गंभीर पहले थे, राहुल द्रविड़ जी थे, वर्तमान में गौतम गंभीर जी हैं। असिस्टेंट को यानी सहायक कोच कौन है, अभिषेक नायर और रियान टेन गौशेट। और फील्डिंग कोच हैं टी दिलीप। पहले बॉलिंग कोच थे पारस मामरे, वो रिटायर हो चुके हैं, उनको हटाकर बनाया गया मॉर्ने मॉर्कल को एज दी बॉलिंग कोच। देखिए चलिए आज की हमारी क्लास यही समाप्त करते हैं। और आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन आपको बताना है कि वो मिसाइल्स क्या हैं, तो ड्रोन किस देश का है, मिसाइल किस देश की है, और आपको बताना है कि वर्तमान में भारत में कैग कौन है। ये कुल 3 सवाल हैं जो बताने का, आप इनका आंसर ढूंढने का प्रयास करिएगा। और अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। बी कॉन्फिडेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग